अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ब्रांड नेम मिस्टर मैकेनिस्ट। आज हम सॉलिड की तरफ मूव करेंगे, जो कि स्टेट ऑफ मैटर का हमारा एक टॉपिक है। गैशियस लिक्विड के बाद जो है सॉलिड स्टेट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जिसमें दो जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यही टॉपिक्स हैं जो पिछले कई सालों से जो है ना सॉलिड में एज ए एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछे जा रहे हैं। नो रेगुलर अरेंजमेंट बट क्रिस्टलाइट्स ऑफ द फॉलोइंग, बताना है कौन सा सॉलिड जो है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। बच्चों UHS 23 में ये MCQ एज इट इज़ जो है वो पूछा गया था ऑप्शंस के साथ, और अगर आप 25 के पेपर्स देखें तो उसमें भी यही MCQ था, बट ऑप्शन डिफरेंट थे कि कौन सा सॉलिड है जो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करेगा। वहाँ सॉलिड से ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बच्चों इनके आंसर जानने के लिए हम जो पहला टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर, वो दो तरह की हमारे पास टाइप्स हैं। वन इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सेकंड वन इज़ एमॉर्फस सॉलिड्स। बताना आपने है ये किस बेस के ऊपर सॉलिड्स की टाइप हैं। सॉलिड्स तो हमारे पास आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर भी होते हैं, सॉलिड, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस भी होते हैं। ये किस बेस के ऊपर है? तो याद रखना दीज टू टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। MCQ आ जाता है बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग रेगुलर, दो सॉलिड्स हैविंग रेगुलर 3 dimensional अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे हैव नो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है लॉन्ग रेंज, जिसका मतलब ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ी बहुत अरेंजमेंट हमें मिलती है। तो बच्चों बात करेंगे उन स्मॉल पार्ट्स की, हम क्या कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब ये होता है, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि शार्प अराइवल एट शादी हाल, ठीक है, लेकिन खाना जो है वो खुलता अपने टाइम पे ही है। तो वो शार्प का मतलब ये होता है कि टाइमली आपने तशरीफ़ फरमा होना है। तो शार्प का मतलब ये होता है कि एक ही पॉइंट के ऊपर जितनी क्वांटिटी है वो सारी की सारी क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। बट एमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट्स ओवर टेम्परेचर रेंज। बच्चों इनकी मेल्टिंग जो है ना वो एक रेंज के अंदर होती है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन असल जो मसला है ना वो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो आपने याद रखना है डेफिनेट, यही वर्ड ऐसे ही, हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो किसी भी कंडीशंस के ऊपर हो सकती है, किसी क्वांटिटी के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन 1 मोल के लिए होती है, 1 atm प्रेशर के ऊपर होती है। एमॉर्फस सॉलिड्स नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। देखिए अगर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को किसके अंदर चेंज करना है, एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर, तो चेंज किया जा सकता है। आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। बच्चों हीट करने के फ़ौरन बाद जो है ना, अगर आप उसको क्या करवा लें, सडन कूलिंग, कि उसको इतना टाइम ही ना मिले पार्टिकल्स को अरेंज होने में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ना एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर चेंज हो सकते हैं।
मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, बट एमॉर्फस सॉलिड्स do not have three-dimensional long range arrangement, but they have small region of orderly arranged particles which are called crystallites. तो बच्चों ये जो क्रिस्टलाइट्स हैं ये एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर तो हो सकते हैं, लेकिन किसके अंदर नहीं होते? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, स्मॉल रीजन, नॉट लॉन्ग रेंज। डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन बच्चों एफएससी लेवल पे हम ये चीज़ें देखते हैं। एंट्री टेस्ट में असल हमारा काम क्या है? एग्जाम्पल्स। एक बात सिर्फ आपने याद रखनी है बच्चों, वो हमारे पास ये आ जाती है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ना, they are anisotropic, मोस्टली का वर्ड जो है ना, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि सारे जो है ना वो एनाइसोट्रोपिक नहीं होते, मोस्टली जो है एनाइसोट्रोपिक होते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक। बच्चों एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा हम जो है ना इसके बारे में देखेंगे आगे चल के प्रॉपर्टीज़ के अंदर। देखें, अगर हम बात करते हैं किसकी, इनकी एग्जांपल्स की, तो जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। और पिछले 2-3 साल के पेपर आप उठा के देख लें, वो पूछ ही क्या रहा है? एग्जाम्पल्स पूछ रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, या वो पूछ रहा है एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, या वो बात कर रहा है यूनिट सेल की। ठीक है, अगले टॉपिक बहुत कम ही देखने को मिले हैं, जैसे कि आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl वगैरह। तो बच्चों जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जहाँ से MCQ आता है, वो यही है। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं बच्चों, जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, NaCl की, जैसे हम बात करते हैं डायमंड की, जैसे हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ना आइस, इसी तरह हमारे पास क्या आ जाता है, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर जिसको कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है, क्विक लाइम। ये जो क्विक लाइम और लाइमस्टोन है ना, ये 25 के अंदर पूछा हुआ है UHS के अंदर क्वेश्चन के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। ठीक है, इसी तरह इसमें एग्जांपल्स बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो कॉमनली है, ग्लास। इसी तरह हमारे पास पेपर बच्चों, इसी तरह हमारे पास वुड, इसी तरह हमारे पास बटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। बच्चों इनको क्या नाम भी दिया जाता है? सूडो सॉलिड का नाम भी दिया जाता है। और इसी तरह जो हमारे पास सूडो सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। इसी तरह बच्चों हमारे पास और बहुत सारी इसकी जो है ना वो एग्जांपल्स आ सकती हैं। सेलुलोज, जो तो आपने सुनी हुई है ना एग्जांपल, वो तो ठीक है, ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स वगैरह, लेकिन जो नहीं सुनी हुई बेहतर है उनके बारे में भी यहाँ जान लिया जाए। अब यार इसी डिफरेंस को देखते हुए हमारे पहले MCQ का आंसर मिल रहा है, तो बेहतर है हम इसी MCQ के जो है ना आंसर को इसके साथ ही करते जाएं। तो आप ज़रा मुझे बताइएगा, आप क्योंकि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपने कर ली है, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। नो रेगुलर अरेंजमेंट,
यहाँ बात हो रही है किसकी तरफ, एमॉर्फस सॉलिड्स की तरफ। और दूसरा जो पॉइंट है क्रिस्टलाइट्स। देखो उसके क्वेश्चन पूछने का अंदाज डायरेक्ट नहीं है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड्स, बल्कि उसने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। ऐसे भी पूछ सकता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेल्ट्स ओवर द टेम्परेचर रेंज। क्वार्ट्स SiO2 को कहा जाता है। ड्राई आइस सॉलिडिफाई कार्बन डाइऑक्साइड है। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। बच्चों ये जो जेमस्टोन है ना, ये अक्सर लोगों ने रिंग्स पहनी हुई होती हैं। एक पत्थर सा होता है ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ठीक है, उसको जेमस्टोन का नाम दिया जाता है, जो कि एक मिनरल है। मिनरल आपको पता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स और बहुत सारी चीज़ों का नाम है। तो बच्चों ये एक छोटा सा हमारे पास डिफरेंस था, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल शेप, क्योंकि इनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें मिलती है, तो दे हैव डिस्टिंक्ट डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। फॉर एग्जांपल NaCl, इसकी अपनी एक डेफिनेट डिस्टिंक्ट शेप होती है, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आगे चल के हमारा टॉपिक भी है ये, हम पढ़ेंगे भी। मेल्टिंग पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और ये MCQ भी आता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है विच इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो वो कौन सा हमारे पास प्रॉपर्टी है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ हो सकती है। अगर हम लैब के अंदर जाएं तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट मेजर करके हम लिटरेचर से देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास हो सकता है। तो ये MCQ में आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है, क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। और प्लेन्स का मतलब ये है ब्रेकिंग अलोंग डेफिनेट प्लेन्स। तो ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है कि हम इनको जो है ना वो किसी ख़ास प्लेन से पकड़ के जो है वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। चाहे वो पैरेलल टू एक्सिस हो या परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो, दोनों साइडों से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, इसकी ब्रेकिंग जो है ना वो दरमियान से हो सकती है, ठीक है, दरमियान से पकड़ के इसको कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जी इसको दरमियान से नहीं, ऐसे पैरेलल टू लेयर्स ब्रेक करना है, तो वो मुश्किल है। तो परपेंडिकुलर टू लेयर्स तो ये ब्रेक हो सकता है, पैरेलल टू लेयर्स ब्रेक नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी डायरेक्शन बेस्ड है, और हर डायरेक्शन बेस्ड प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पसंदीदा टॉपिक है एन आइसोट्रोपी। बच्चों आइसो स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं एन आइसोट्रोपी, बच्चों MD कैट के जो लेक्चर्स हैं ना थोड़े लेंथी ही होते हैं अगर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है। लेकिन अगर खरगोश की चाल चलनी है तो फिर फ़ायदा नहीं है, बीच बीच में से मेन चीज़ें बता दें, ठीक है। तो लेक्चर वही होता है जो तसल्ली से जो है ना पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए, ताकि हर इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा पहुंच जाए। तो इसलिए ये थोड़ी सी वीडियोस लेंथी होती हैं, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया करें और राय अपनी जो है ना वो कमेंट के अंदर ज़रूर दिया करें। बच्चों जो क्वेश्चन बोल रहा होता हूँ मैं वैसे बोल रहा हूँ, उसके आंसर भी दिया करें। एन आइसोट्रोपिक बच्चों फिनोमिना या प्रॉपर्टीज़, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़।
बेस्ड ऑन, ये बात ज़रा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। बच्चों वो प्रॉपर्टीज जो किसके ऊपर बेस करती हैं, डायरेक्शन के ऊपर। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये भी याद रखना आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी वो होती हैं जो डायरेक्शन के ऊपर बेस नहीं करती, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका ताल्लुक डायरेक्शन से नहीं होता। क्या हो सकता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, फॉर एग्जाम्पल थर्मल कंडक्टेंस, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स की प्रॉपर्टी है जिसमें रेशो ली जाती है इंसिडेंट लाइट ओवर रिफ्रैक्टिव लाइट। फोर्थ वन हमारे पास क्लेवेज इटसेल्फ, परपेंडिकुलर टू लेयर्स उसको ब्रेक किया जाए या पैरेलल टू लेयर्स। फिफ्थ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो सॉलिड है गर्मियों में फैल जाता है बच्चों, ये भी डायरेक्शन बेस्ड होता है, एक्सपेंशन। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी हैं वो हमारे पास नहीं होती। जैसे अगर हम किसकी बात करते हैं एग्जाम्पल में बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी देखते हैं, ग्रेफाइट की। 25 का ये MCQ है कि विच कंपाउंड शो एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, तो उसमें बाकी सारे जो हैं वो एमॉर्फस थे, ग्रेफाइट उसकी एग्जांपल्स थी। तो ग्रेफाइट जो है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। बच्चों ये हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट का एक पीस है। इसको बात को आपने समझ लेना है, ये ग्रेफाइट का एक पीस है। इसके साथ हमने किसको अटैच किया, बैटरी को अटैच कर दिया। ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक क्या होता है पॉजिटिव। तो इसमें से करंट पास होना शुरू हो गया। क्या पास होना शुरू हो गया, करंट। ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो ये पैरेलल टू लेयर्स क्या हुआ, बच्चों ये पैरेलल टू लेयर्स हमारे पास क्या है, कंडक्टर। लेकिन फिर हमने जो है ना इसी ग्रेफाइट का जो पीस है ना, ये जो पीस ऑफ ग्रेफाइट है, इसको परपेंडिकुलर रखा और बैटरी से अटैच किया। बैटरी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ये पीस ऑफ ग्रेफाइट है, ये है परपेंडिकुलर टू लेयर्स। बच्चों जब परपेंडिकुलर टू लेयर्स हमने देखा तो नॉन कंडक्टर, क्योंकि करंट इसमें से पास हो सकता है पैरेलल टू लेयर्स जहां इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, ये नॉन कंडक्टर। तो इसका मतलब ग्रेफाइट एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर शो करता है, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ख़ास तौर पर जो है ना वो जहन नशीन करना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। बच्चों व्हाट इज सिमेट्री, repetition of phases
angles or edges when a crystal rotated 360. along its axis. तो बच्चों किसी भी क्रिस्टल को उसके एक्सिस से पकड़ के जब हम रोटेट करते हैं ना 360 पे, और 360 की बात याद रखनी है, तो किस किस में रिपीट आता है? फेजेस में, एंगल्स में, एजेस में। अगर रिपीट आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या मौजूद है? सिमेट्री। कहाँ से पकड़ के हमने उसको घुमाया है? एक्सिस से पकड़ के। इसका मतलब ये है कि और कहाँ से घुमाया जा सकता है? सिमेट्रिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो अगर हम सिमेट्रिक एलिमेंट्स की बात करें जहाँ से पकड़ के उसको घुमाया जा सकता है, तो बच्चों पहला हमारे पास क्या आ जाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको कहाँ से पकड़ के घुमाया जा सकता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। हर क्रिस्टल का अपना एक सेंटर होता है, वहां से पकड़ के उसको घुमा सकते हैं। और तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो बताएं कितने सिमेट्रिक एलिमेंट्स हुए हमारे पास? 3। डेल्टा ऑप्शन अगर वो कह दे ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज जो है ना वो हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। बच्चों एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू आपके आंखों के सामने है। अगर ये आंखें जाग रही हैं तो बच्चों बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। जो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने सारी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी नहीं होगी वो आइसोट्रोपी होगी। आइसोट्रोपी जो डायरेक्शन के ऊपर बेस ना करे। तो बच्चों ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगी? मोलर मास। ये हमारे पास जो मोलर मास है ना, ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी नहीं है, आइसोट्रोपी है। तो यहाँ तक ये सिमेट्री की बात जो है वो हमने कर ली है। बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल शेप। हैबिट का मतलब क्या होता है? शेप इन विच इट यूजुअली ग्रो, या जिसको ये अडॉप्ट कर लेती है। कब? जब हम उसकी क्या करते हैं? क्रिस्टल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं, तो वो जिस शेप के अंदर आ जाता है उस शेप को हम उसकी क्या नाम देते हैं? हैबिट। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है कि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और जब उसकी मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर कूलिंग करते हैं तो वो हमें क्या दे देता है? एक प्रॉपर क्रिस्टल जो है वो दे देता है। अब बच्चों हमारे पास हैबिट जो है ना, शेप जो है वो चेंज हो सकती है बाय चेंज इन कंडीशन। ये बात ज़रा इम्पोर्टेंट है कि क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो हमने कंडीशंस अप्लाई की होती हैं, अगर उन कंडीशंस को हम चेंज कर देंगे तो जो क्रिस्टल की शेप है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दी, कोई इम्प्योरिटी इसके अंदर आ गई। जैसे आपको पता है कि NaCl जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारे पास? बच्चों ये जो NaCl है ये हमारे पास होता है प्रॉपर फेस सेंटर्ड। बात हो चुकी है इसकी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। लेकिन अगर इसके अंदर क्या आ जाएगी? इम्प्योरिटी। इसी NaCl के अंदर जो है ना, अगर किसकी इम्प्योरिटी आ जाती है, ये बात ज़रा इम्पोर्टेंट है, बताने वाली है। 10% इसके अंदर यूरिया
ऐड हो जाती है, तो फिर इसकी जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, निडल लाइक। बच्चों निडल लाइक का जो वर्ड है ये पंजाब में यूज हुआ है, जबकि ऑक्टाहेड्रल इसका वर्ड जो है ना फेडरल और केपीके की बुक के अंदर यूज हुआ है। तो दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि शेप कैसी हो जाएगी, निडल लाइक, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल भी आपको पता ही है, तीखे कोनों वाली जो शेप है ना उसको ऑक्टाहेड्रल का नाम दिया जाता है। अगर इम्प्योरिटी ऐड की हैबिट चेंज हो जाएगी। बच्चों इसी तरह 10% यूरिया एज इम्प्योरिटी। बच्चों अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी हैं वो भी ज़रा इम्पोर्टेंट है, उसमें आने वाली जो एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। यानी कि द फिनोमिना इन विच सब्सटेंस, मैं वर्ड सब्सटेंस का यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करने की एक रीज़न है। सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। बच्चों अगर हमारे पास दो सब्सटेंस जो है ना सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करें, तो फिर इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इसमें आने वाली जो एग्जांपल्स हैं, 3-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आपने ज़रूर जो है इनमें से देख लेनी है। जैसे अगर हम किसकी बात करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास जो है ना ये एग्जांपल आ जाती है NaNO3 KNO3, दीज टू आर आइसोमॉर्फ्स। क्यों, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन फॉर्म इनकी होती कौन सी है बच्चों, याद रखना है कि बोथ एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल। बच्चों आपको पता है कि जो हमारे पास देयर आर 7 क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल भी इसको कहा जाता है। तो दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, सेम है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि दीज आइसोमॉर्फ्स, क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड है ना, दे हैव डिफरेंट, करेक्ट इनकरेक्ट में ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो बच्चों ये जो हमारे पास आइसोमॉर्फ्स है ना, दे हैव डिफरेंट नॉट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज as well as they have different chemical properties। सिर्फ इन दोनों का इत्तेफाक किस चीज़ के ऊपर है, स्ट्रक्चर सेम के ऊपर, बाकी इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। जितनी एग्जांपल्स हैं वो ज़रूर आपने याद करनी है। इसी तरह हमारे पास अदर एग्जांपल्स में अगर हम बात करते हैं जिंक, कैडमियम। अब यहाँ पे अगर वो कहता है कि यार इनमें तो एटॉमिक रेशो वाला कोई चक्कर नहीं है, तो बच्चों याद रखना इसमें रेडियस रेशो सेम है। एमसीक्यू आ सकता है कि कंपाउंड्स या सब्सटेंस आर आइसोमॉर्फ फॉर ईच अदर बिकॉज ऑफ सेम एटॉमिक रेशो, सेम रेडियस रेशो, सेम स्ट्रक्चर ऑफ द एनाइन, डेल्टा ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास तीनों बातें ठीक हो सकती हैं। ये बात याद रखनी है जो मैंने बोली है। जिंक और कैडमियम बच्चों बोथ एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये बात आपने जो है ना एग्जाम्पल्स में और भी बहुत सारी दी हुई हैं, उनको भी याद रखना है। अच्छा आप बताएं, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फ्स, बच्चों ये किसकी प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस मैंने क्यों लिखा है, तो याद रखना आइसोमॉर्फिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट as well as कंपाउंड। ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी है, ये किसकी प्रॉपर्टी भी है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी। इसलिए मैंने ऊपर एक एलिमेंट की एग्जांपल आपको दे दी है
और एक एग्जांपल किसकी भी दे दी है, कंपाउंड की, ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना हो। तो बच्चों ये सारी बातें जो है ना, प्रॉपर्टीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी बातें ही आपके लिए जो है ना वो जानना ज़रूरी हैं, किसी भी फॉर्म में एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरह की एक और मिलती जुलती प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बच्चों पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। इफ़ अ कंपाउंड, सेम कंपाउंड की बात हो रही है, सिर्फ कंपाउंड की बात हो रही है, मतलब ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। बच्चों अगर एक ही कंपाउंड है, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक के अंदर जो है ना 2-3 एग्जांपल दी हुई हैं, कोशिश करें वो 2-3 को जो है ना याद कर लें आप। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ही आपको दूंगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, कंपाउंड एक है AgNO3, बट इट एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, बट इट एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, कोई बात नहीं, उर्दू इंग्लिश कॉम्बिनेशन जो है ना, रोम्बोहेड्रल। बात समझ आनी चाहिए बच्चों, इंग्लिश में हो, पंजाबी में हो, उर्दू में हो, कॉन्सेप्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ठीक है, इशारों से बेशक समझा दो। तो बच्चों ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ये एक ही कंपाउंड है, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सो दीज 2 फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स and the compound is called polymorphic compound। याद रखना है ये जो polymorphs है ना, they have, ये बात भी ज़रा इम्पोर्टेंट है। बच्चों याद रखना है ये जो हमारे पास polymorphs हैं, they have same chemical property, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इस वजह से क्योंकि कंपाउंड ही सेम है। हाँ अलबत्ता ये फिजिकली क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी शेप वो क्या होगी हमारे पास, डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास जो है ना वो पॉलीमॉर्फिज्म की जो है ना वो हमने बात की। एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो भी आपने देख लेनी है, करेक्ट इनकरेक्ट में ये प्रॉपर्टी। ये हम कंपाउंड की बात कर रहे थे बच्चों। कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे आपने लिखना है कि इफ एलिमेंट, वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर एक ही एलिमेंट जो है ना वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करे, तो एलोट्रोपी का नाम देंगे उसको हम। बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारी हैं हमारे पास, एक आध एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं किसकी, कार्बन की, तो कार्बन की जो है ना वो हमारे पास 2 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, कार्बन जो है वो क्यूबिक है तो डायमंड कहलाएगा, और अगर हेक्सागोनल है तो ग्रेफाइट कहलाएगा। बच्चों सल्फर, these 2 forms are called allotropes। ऑलमोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों सल्फर मोनोक्लिनिक रोम्बिक,
एक प्लास्टिक सल्फ़र भी होता है, लेकिन प्लास्टिक सल्फ़र नॉन क्रिस्टलाइन में आ जाता है और हम बात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कर रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आखिरी प्रॉपर्टी है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर का। नाम से जाहिर है ट्रांजिशन बच्चों वो टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर कंसोलेट टेम्परेचर, ऐसे ऑप्शन दे सकता है। टेम्परेचर इन विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म exist in equilibrium। अगर हमारे पास दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है ना वो इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब इसमें जो आने वाली एग्जांपल्स हैं वो ज़रा इम्पोर्टेंट हैं, वो करने वाली हैं। बुक में 3-4 एग्जांपल दी हुई हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं किसकी, सल्फ़र की, S8 यह सल्फ़र का फार्मूला है। सल्फ़र क्या है, रोम्बिक। और सल्फ़र क्या होता है, मोनोक्लिनिक। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, प्लास्टिक नहीं होता, मोनोक्लिनिक। सल्फ़र, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक बच्चों, बोथ आर एग्जिस्ट, both can coexist at which temperature, 95.5 degree, which is called their transition temperature। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं less than 95.5 degree सल्फर एग्जिस्ट, हाँ जी ऑप्शन दी हुई हूँ, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, बोथ। तो बच्चों अगर लेस देन 95 है तो इट एग्जिस्ट इन रोम्बिक, और अगर कहे मोर देन 95 डिग्री है, सल्फर एग्जिस्ट, तो टेम्परेचर 95 से हमने ज़्यादा कर दिया है, तो फिर एक ही फॉर्म हमें मिलेगी, वो कौन सी, मोनोक्लिनिक। ठीक है। और अगर कहे 95.5 डिग्री पे सल्फर एग्जिस्ट, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। बच्चों और एग्जांपल भी आपने याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास KNO3 है, ये भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक बच्चों बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट विच टेम्परेचर, तो इसका भी ट्रांजिशन टेम्परेचर आपने याद रखना है, 128 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, 128 क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। याद रखना ये जो हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, इट इज़ लेस देन मेल्टिंग टेम्परेचर। लेस देन क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर। बच्चों अब इससे रिलेटेड जो है ना एक MCQ, कॉमन ज़रा MCQ है, मुश्किल नहीं है, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे बात को, कि टर्म ट्रांजिशन टेम्परेचर एप्लीकेबल ऑन, ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर की टर्म है ना, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी बच्चों, आपने बताना है। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, आइसोमोर्फ्स
पॉलीमॉर्फ्स, बीटा ऑप्शन है एलोट्रोप्स, आइसोमॉर्फ्स। इसी तरह चार्ली ऑप्शन है हमारे पास एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स, पॉलीमॉर्फ्स, डेल्टा ऑप्शन एलोट्रोप्स, आइसोमर्स। हाँ जी बच्चों, इसका इजहार आपने ना कमेंट के अंदर करना है। आसान एमसीक्यू है। ऊपर हमने बात की हुई है एलिमेंट कंपाउंड, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर एप्लीकेबल ऑन, इन 4 ऑप्शन में से जो है ना वो आपने बताना है। तो इनमें से कौन सी राइट ऑप्शन होगी। बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, इससे रिलेटेड भी जो है ना यूएचएस के अंदर जो है ना वो एमसीक्यू पूछा गया है, और इसके अलावा जो है वो ईटा के अंदर जो है वो एक एमसीक्यू पूछा गया है। बाकी सिंध और पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में सॉलिड में से कोई एमसीक्यू ऐसा जो है ना उसने पूछा नहीं है। बच्चों क्रिस्टलेटस, बताइए इसका अदर नेम क्या है। क्रिस्टलेटस इज आल्सो कॉल्ड स्पेस लैटस। क्रिस्टलेटस को हम स्पेस लैटस का नाम भी देते हैं। क्रिस्टलेटस क्या होती है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स अगर कोवलेंट सॉलिड्स हैं, बच्चों आयंस अगर आयनिक सॉलिड्स हैं, बच्चों मॉलिक्यूल्स अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। तो ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है ना इन अ क्रिस्टल, दैट क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटस। ठीक है, और इसी तरह ये जो पोजीशन ऑक्युपाई की होती है ना, जिस पोजीशन के ऊपर जो है ना कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, पोजीशन ऑक्युपाई बाय पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन अ क्रिस्टल, बताएं इस कॉल्ड, इसको क्या नाम देंगे हम? लैटिस साइट्स या विच इज आल्सो कॉल्ड लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स का नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है हर क्रिस्टल लैटिस का जो है ना एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसकी डेफिनेशन भी एक साल पूछी हुई है, और इसके जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, एंगल्स, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स में जो एंगल्स आ जाते हैं, यूनिट सेल एंगल्स, उसके बारे में एमसीक्यू पूछा। आसान है, हर बच्चे ने कर लिया। बच्चों यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल हमारे पास जो है ना, जैसे आप समझ लें हमारी बॉडी जो है ना क्रिस्टल लैटिस है, उसका जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सेल है। तो अगर हमने बॉडी की इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो सेल से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी हमारी टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। या जैसे आपने देखा है एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग समझ लें वो क्रिस्टल लैटिस है, उसका हर रूम एक क्या है? यूनिट सेल। तो अगर आपने एक रूम की इंफॉर्मेशन हासिल कर ली तो बिल्डिंग का आइडिया हो जाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है हमारे पास? स्मॉलेस्ट 3D पार्ट। ये वो स्मॉलेस्ट 3D पार्ट होता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स features
यहाँ बच्चों स्मॉलेस्ट 3D पार्ट which tells about arrangement of particles। तो बच्चों अगर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का पता चलाना है तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस में छुपी हुई होती है, इस यूनिट सेल के अंदर। बच्चों अब ये जो हमारे पास यूनिट सेल है ना, इसके क्या भी होते हैं, यूनिट सेल डायमेंशंस। बता सकते हो ये जो यूनिट सेल डायमेंशंस हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड बच्चों यूनिट सेल डायमेंशंस या विच आर आल्सो कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। इसमें दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। हर यूनिट सेल में जो वेरिएशन हो रही होती है ना, हम कहते हैं कि 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, यूनिट सेल होते हैं, उसमें वेरिएशन किस चीज़ की होती है, इसी यूनिट सेल लेंथ और बच्चों इसमें क्या आ जाते हैं, यूनिट सेल एंगल्स। तो ये यूनिट सेल लेंथ और यूनिट सेल एंगल्स जो है ना, 3 तरह के यूनिट सेल लेंथ होते हैं और 3 ही तरह के क्या होते हैं, यूनिट सेल एंगल्स। बच्चों यूनिट सेल लेंथ जो है ना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी C, they are arranged along X, Y and Z axis, but unit cell angles, they are represented by alpha, beta, gamma. They are arranged according to unit cell length. These 6 parameters are called unit cell dimensions. तो ये जो हमारे पास 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम होते हैं ना, 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम, ये इसी के ऊपर बेस करते हैं। बच्चों जैसे ये क्यूब का एक हमारे पास यूनिट सेल है, ये इस साल पूछा गया 25 के अंदर पूछा गया जो है ना, वो MCQ है, आसान है। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। बच्चों हम जो है ना यूनिट सेल लेंथ को कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, अलोंग X एक्सिस, अलोंग Y एक्सिस, अलोंग Z एक्सिस, मर्ज़ी है, कहीं पे भी अरेंज किया जा सकता है। सपोज़ ये A है, ये B है, ये C है, लेकिन याद रखिएगा जो हमारे पास बच्चों यूनिट सेल एंगल्स होंगे, दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दिस। जैसे ये B और C के दरमियान, B स्टैंड फॉर बीटा, C स्टैंड फॉर गैमा, कौन सा रह गया है, समझ लें अल्फ़ा, ये इसके दरमियान होगा हमेशा। A स्टैंड फॉर अल्फ़ा, B स्टैंड फॉर बीटा, बच्चों कौन सा रह गया है, गैमा। इसका मतलब ये है कि वो इसके दरमियान होगा। A अल्फ़ा, C गैमा, कौन सा रह गया है, बीटा। इट ऑलवेज अलोंग बिटवीन A एंड C। तो बच्चों ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। तो देयर आर 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम, 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम। किसके ऊपर बेस करते हैं, बेस्ड ऑन, पूछा जाए MCQ में आ भी जा सकता है, बेस्ड ऑन यूनिट सेल डायमेंशंस। बच्चों ये चीज़ जो है ना, वो आपने जहन नशीन करनी है, बेस्ड ऑन क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट, जिसमें करैक्टरिस्टिक्स हमने देखी और इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल एंड क्रिस्टलेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको करना है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। कुछ बच्चे रेगुलरली लेक्चर सुन रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।